जय हिंद फ्रेंड्स। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। पिछले दो वीडियो के अंदर हमने एचएपी और फार्मास्यूटिक्स 1 का सिलेबस डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर यहाँ पर आपके पास 5 यूनिट आती हैं। पहली यूनिट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है, अब यहाँ पर आपको मैं अगर बताता हूँ, यहाँ पर डेफिनेशन जो है और इसका स्कोप है, हम पहले इसे पढ़ेंगे। एनालिसिस से हम समझ सकते हैं कि एनालाइज करना, किसी चीज़ को एनालाइज करना, और हम किस बारे में, किस टॉपिक के ऊपर इस एनालाइज करेंगे, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड। तो यहाँ पर अब डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं एनालिसिस की, हम उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी टेक्निक्स होती हैं। तो यहाँ पर अलग अलग टेक्निक्स को हम पढ़ेंगे। टेक्निक्स यहाँ पर दो तरह की एनालिसिस पे मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ इस चीज़ को। जो मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, हम इसे दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इसे आप इस तरीके से समझें, मान लीजिए यहाँ पर एक बाउल है, यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारा मटेरियल पड़ा है इस बाउल के अंदर, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जो ये एक कंपाउंड है यहाँ इसके अंदर, मुझे इसे ढूंढना है। इसका मतलब है यहाँ पर मान लीजिए एक्स है, तो मुझे एक्स ढूंढना है कि एक्स यहाँ पर है या फिर नहीं, इसके अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं। मैं आपको कहूँगा कि ऐसा ऐसा एक्स दिखता है, एक्स की ये प्रॉपर्टीज है, मुझे बताओ। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है कि क्या एक पर्टिकुलर इस पार्ट के अंदर ये एक्स सब्सटेंस प्रेजेंट है या फिर नहीं, इसकी एनालिसिस करना, इसकी आइडेंटिफिकेशन करना होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है कि अब हमें ये तो पता लग गया कि एक्स सब्सटेंस इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, ये सब्सटेंस कितनी क्वांटिटी के अंदर है, इसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये दो होती हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर हम दो टेक्निक्स को पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, जो मैंने अब टेक्निक्स की बात करी है। अब यहाँ पर हम टेक्निक्स की बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे मेथड्स फॉलो होते हैं जिसके अंदर टेक्निक्स आती हैं। अब यहाँ पर केमिकल मेथड हो सकता है, इलेक्ट्रिकल मेथड है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स। अभी हम सेकंड पॉइंट पर नहीं है, मैं फर्स्ट पॉइंट की ही बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो टेक्निक्स हैं वो वॉल्यूमेट्रिक टेक्निक्स होती हैं, ग्रेविमेट्रिक होती हैं, गैसोमेट्रिक टेक्निक्स होती हैं। वॉल्यूमेट्रिक के अंदर हम यहाँ पर अलग से पढ़ेंगे एसिड बेस टेक्निक, नॉन एक्वस, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। जो मैं आपको ये नाम बता रहा हूँ ये सब यहीं पे लिखे हुए हैं, जो आप सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ोगे। एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, ग्रेविमेट्री, रेडॉक्स और ये कंडक्टो पोटेंशियो पोलैरोग्राफी, जो ये टेक्निक्स हैं ये इसके अंदर आती हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर, जो हम क्लासिफिकेशन में आपको बता रहा हूँ। तो केमिकल के अंदर वॉल्यूमेट्रिक आती है, वॉल्यूमेट्रिक के अंदर एसिड बेस, नॉन एक्वस, कॉम्प्लेक्सोमेट्री, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब आती हैं। केमिकल के अंदर एक पहले थी वॉल्यूमेट्रिक जिसके अंदर ये सब थी, फिर ग्रेविमेट्रिक आती है, गैसोमेट्रिक आती है। इलेक्ट्रिकल मेथड के अंदर काफ़ी सारी टेक्निक्स आती हैं, जो आप ये 5th यूनिट के अंदर पढ़ोगे। ये वाली कंडक्टोमेट्री हो गई, पोटेंशियोमेट्री हो गई, पोलैरोग्राफी, तो वोल्टामेट्री, एम्पेयरोमेट्री, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सारी टेक्निक्स होती हैं, ये इलेक्ट्रिकल मेथड्स के अंदर आती हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस आप देख सकते हो। तो इन सबको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, कौन से मेथड्स हैं जिससे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सब आपने 9th 10th के अंदर पढ़ी हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोलैरिटी की, नॉर्मेलिटी की, मोलैलिटी की, ये सब आपने पढ़ा होगा। अब मोलैरिटी हम सबको पता है कि गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml हम बात कर रहे हैं। और मोलैलिटी में क्या फ़र्क होता है, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू इन ग्राम्स। तो अगर यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ कि मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी ये है गिवन मास बाय मोलर मास, ये सब कॉमन रहता है। तो मोलैरिटी के अंदर यहाँ पर बेसिक जो डिफरेंस आएगा वो आता है 1000 बाय, जो हम इसको यहाँ पर फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं, 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, ये लग जाता है। और वहीं पर मोलैलिटी के अंदर 1000 रहता है सेम, 1000 आपका सेम रहेगा, लेकिन मोलैलिटी में यहाँ पर मास ऑफ सोलवेंट आता है, तो यहाँ पर सोलवेंट आएगा, मास ऑफ सोलवेंट, और ये जो आपकी वैल्यू होगी ये ग्राम में हो गई, mg के अंदर नहीं हो गई। तो ये है मोलैलिटी। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। नॉर्मेलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गिवन मास बाय इक्विमोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ml के अंदर हम इसे मेजर करते हैं। तो जो हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे तो हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे इन सब मेथड्स को। उसके बाद यहाँ पर आपके पास टॉपिक आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है,
एक कंपाउंड जिसकी प्योरिटी बहुत अच्छी है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्राइमरी स्टैंडर्ड वो होगा जिस कंपाउंड की 100% प्योरिटी है, टेम्परेचर के ऊपर ये स्टेबल रहते हैं, काफ़ी अवेलेबल होते हैं ये कंपाउंड्स, तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड हम उन कंपाउंड्स को मानते हैं। इसमें एग्जांपल अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर जो NaCl है, NaCl एक प्राइमरी स्टैंडर्ड का एग्जांपल आता है, तो NaCl। और वहीं पर सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है, जिसे स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं और कंपेयर करते हैं इसे हम प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ, तो ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है। काफ़ी इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, हम इन्हें लेक्चर्स के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद चलते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। इसमें आपके वही हैं ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन्हें हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं एरर्स। एरर होता क्या है? अब एरर हम सबको पता है, अगर हम नॉर्मली कहें तो एरर क्या होता है, मिस्टेक हो जाना, आपसे कोई गलती हो जाती है। लेकिन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की लैंग्वेज में, इस सब्जेक्ट की लैंग्वेज में एरर क्या है? अब किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो हम एक मेजरिंग डिवाइस के थ्रू एनालाइज करते हैं। अब एनालाइज करते हैं जिस मेजरिंग डिवाइस के थ्रू, उस डिवाइस के अंदर कोई लिमिटेशन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसकी वजह से जो हमारा डेटा है उसके अंदर फ्लक्चुएशन हो जाए, कुछ चेंजेस हो जाए, तो उस चेंज को हम एरर बोलते हैं। अब एरर को हम यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं, जो सोर्सेज ऑफ एरर की अगर हम बात करें, फॉल्टी यूज़ ऑफ इक्विपमेंट, कंटामिनेटेड ग्लासवेयर, इसके सोर्सेज हो सकते हैं एरर के। कंटामिनेटेड ग्लासवेयर मतलब कि एरर आ सकता है कि अगर आपके पास जो एक टेस्ट ट्यूब है मान लीजिए, इसके अंदर कंटामिनेशन है, इसके अंदर पहले से ही कुछ पार्टिकल्स पड़े थे जिसकी वजह से एरर आ गया आपका फाइनल रिजल्ट के अंदर। फॉल्टी यूज़ ऑफ इक्विपमेंट, आपने इक्विपमेंट को गलत तरीके से यूज़ कर लिया, उससे एरर प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये सब इसके सोर्सेज हो सकते हैं एरर आने के। सोर्सेज के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर के अंदर यहाँ पर रैंडम हो सकता है जिसे हम ठीक नहीं कर सकते, सिस्टमिक एरर हो सकते हैं, ग्रोस एरर होता है, पर्सनल हो सकता है जिसे हम ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एरर के टाइप्स होंगे, हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद होता है मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। अब एरर तो हो गए, लेकिन हम उसे मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, हम उन एरर को कम कैसे कर सकते हैं? कैलिब्रेशन करके, एनालिसिस करके स्टैंडर्ड सोल्यूशन की, ब्लैंक डिटर्मिनेशन परफॉर्म करके। तो हम ये चीज़ें हैं जो हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद टॉपिक है एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं इसे अभी यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ ताकि आप भी यहाँ पर इसे हाईलाइट कर लें कि जो ये टॉपिक है ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, तो आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को मेंशन कर लें। हम बात कर रहे हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब थोड़ा सा मैं आपको बेसिक तरीके से इसे बता देता हूँ, डिटेल में हम स्टडी करेंगे लेक्चर्स के अंदर। अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन के अंदर अगर आप सोच के बताओ कि डिफरेंस क्या होता है। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी लगभग सेम से लगते हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी मेजर डिफरेंस है जो हमें अभी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये है जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, इन्हें हमें अभी पता होना चाहिए कि हम जब लेक्चर्स के अंदर हम इसे बात करेंगे तो अब आपको क्लियर होगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक मैं बोर्ड बना देता हूँ। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहाँ पर आप एरो मार रहे हो, इसके ऊपर एरो जाके लगता है, ये है एक्यूरेसी, एक्यूरेट पॉइंट है, मतलब 100। तो ये 100 मार्क्स आपको मिलते हैं अगर आपने यहाँ पर एरो लगाया। तो एक्यूरेसी क्या हो गई? एक्यूरेसी हो गई कि यहाँ पर एक पॉइंट आपका यहाँ पर लगा है। वहीं पर प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन है कि यहाँ पर आपका सेंटर पोजीशन पे ये था, लेकिन प्रिसीजन क्या है, एक पॉइंट आपका यहाँ लगा है, एक पॉइंट आपका यहाँ लगा है, एक पॉइंट यहाँ लगा है। प्रिसीजन का एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है। प्रिसीजन मतलब आपके जो पॉइंट्स हैं वो सारे काफ़ी प्रिसाइज हैं, काफ़ी बारीक तरीके से लग रहे हैं, काफ़ी उनके अंदर जो बीच का डिफरेंस है वो बहुत कम है, काफ़ी प्रिसाइज है। लेकिन एक्यूरेसी, एक्यूरेट है या फिर नहीं, ये हम नहीं कह सकते। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में ये डिफरेंस है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम बात करते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स के अंदर यहाँ पर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इसे मैं अभी यहाँ पर नहीं आपको समझा रहा, मैं इसको लेक्चर्स के अंदर ही समझाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा अगर मैं इसको डिटेल में समझाने चाहूँगा। लेकिन अगर आप इसको बेसिक तरीके से समझना चाहें तो यहाँ पर 3-4 रूल्स हैं इसके, जो मैं आपको समझा देता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब यह है कि आपको कुछ डिजिट्स दी जाएंगी, नंबर्स दिए जाएंगे आपको, और आपको उसके अंदर बताना है कि ये कितने फिगर इसके अंदर प्रेजेंट हैं। इसमें कुछ रूल होते हैं। पहला रूल होता है कि जो पहले 0 लगे हुए हैं उनको हम नहीं गिनते। तो अगर ये आपके पास डिजिट है तो इसमें आपके पास माना जाएगा कि आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि पहले वाले 0 को हम नहीं गिनते। बीच में जो 0 लग गए, मान लीजिए ये लग गया, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके 5, बीच वाले को माना जाता है। बाद वाले भी माने जाते हैं 1 2 3। अगर मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर 0 0, तो ये भी तो 0 0, तो ये भी आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
और अगर जो पावर के अंदर लगते हैं, जैसे मान लीजिए 1.23 इंटू 10⁻23, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट जीरो होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3। इसको हम नेगलेक्ट करते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हम स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर जब हम लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे। उसके बाद आता है फार्माकोपियाज। अब फार्माकोपिया हमने, आप अगर आपने मेरे पहले वीडियो लेक्चर देखे हैं, मैंने फार्मास्यूटिक्स का जो सिलेबस डिस्कस किया था उसके अंदर भी ये टॉपिक आया था फार्माकोपिया, तो मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था। अब मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर यहाँ पर देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। लेकिन फार्माकोपिया होती क्या है? फार्माकोपिया एक हमारी स्टैंडर्ड बुक होती है, ऑफिशियल बुक होती है, जिसके अंदर ड्रग्स जितनी भी होती हैं उनकी प्रिपरेशंस लिखी होती है, ड्रग्स बनती कैसे। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेडिसिनल एजेंट्स। मेडिसिनल एजेंट मतलब मेडिसिन, और इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं कि जिनका थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं है, जो ऐसे ही बीच में आ गई हैं। इसके सोर्स हो सकते हैं कि हम जब ह्यूमिडिटी होती है उससे हमारे को इम्प्योरिटी मिल सकती है, शेल्फ लाइफ कम हो जाना उससे इम्प्योरिटी आ सकती है, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाए मेडिसिनल एजेंट की, इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए, कोई हम रॉ मटेरियल है जिसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, हम कोई कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट डाल रहे हैं जिसके अंदर इम्प्योरिटी है, तो ये सब सोर्सेज हो सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिमिट टेस्ट देखेंगे। उसके बाद हमारी आती है सेकंड यूनिट। अब यहाँ पर फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड यूनिट के ऊपर हम आते हैं। सेकंड यूनिट है एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर हम पहले पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। थ्योरी यहाँ पर 3 होती हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये 3 थ्योरीज पता होंगी, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वैसे ज़्यादातर बच्चों को पता होगी क्योंकि 11th-12th के अंदर हम पढ़ते हैं। अर्हीनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लाउरी थ्योरी और लेविस थ्योरी, 3 थ्योरीज होती हैं। अब अर्हीनियस थ्योरी क्या कहती है कि एसिड वो होता है जो हमें हाइड्रोजन आयन देता है, और बेस वो होता है जो हमें OH आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। वहीं पर ब्रोंस्टेड-लाउरी थ्योरी ये कहती है कि एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनर है और बेस है प्रोटॉन एक्सेप्टर। लेविस थ्योरी हमें ये कहती है कि एसिड क्या है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, वहीं पर बेस क्या है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। ये थ्योरीज हैं। इन थ्योरीज के अंदर एसिड बेस को डिफाइन ही कर रखा है, लेकिन अलग अलग तरीके से। इन तीनों थ्योरीज को हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन को हम क्लासीफाई करेंगे। थ्योरी इन्वॉल्व इन टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग, वीक, वेरी वीक एंड बेसिस। अब यहाँ पर टाइट्रेशन के अंदर यहाँ पर थ्योरी इन्वॉल्व होती हैं। अब यहाँ पर 2 थ्योरी आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। थ्योरी जो बहुत फेमस है, ओस्टवाल थ्योरी जिसे हम कहते हैं। दूसरी थ्योरी आती है क्यूनॉइड थ्योरी। अब ओस्टवाल थ्योरी क्या है? ओस्टवाल थ्योरी ये कहती है कि कलर चेंज होता है क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर चेंज होता है एक कंपाउंड का, उसकी वजह से कलर चेंज आता है और उससे रेजोनेंस फॉर्मेशन हो जाती है। वहीं पर बेंजेनॉइड क्यूनॉइड थ्योरी से हम क्यूनॉइड थ्योरी बोलते हैं। इस थ्योरी का मानना ये है कि अगर पीएच लिक्विड का चेंज होता है तो इंडिकेटर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं बेंजेनॉइड क्यूनॉइड। यहाँ पर आपको 2 स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपको पढ़ने होंगे, बेंजेनॉइड का और क्यूनॉइड का स्ट्रक्चर। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे वीडियो लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स। न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पर एक पीएच और एल्कलाई या फिर हम वॉल्यूम ऑफ एल्कलाई के बीच में एक हम प्लॉट करते हैं ग्राफ्स को। 4 ग्राफ्स यहाँ पर बनते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बनता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बनता है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का बनता है, और वीक एसिड और वीक बेस का बनता है। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि ये 4 ग्राफ्स होते हैं आपके न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स के अंदर, लेकिन हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे वीडियो लेक्चर्स में। उसके बाद आप पढ़ोगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब इसके अंदर एसिडिमेट्री, अल्काइमेट्री टाइट्रेशन होती है। एसिडिमेट्री मतलब एसिड से एसिड, अल्कलाई मतलब बेस। उसके बाद हम एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट और एफिड्रिन HCl एस्टिमेशन करेंगे सोडियम बेंजोएट की और एफिड्रिन HCl की। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है, जब हम पढ़ेंगे डिटेल तब आपको समझ में आ जाएगा। अब है यूनिट 3 प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और ग्रेविमेट्री। ये 3 टाइट्रेशंस हैं। अब इसके अंदर प्रेसिपिटेशन के अंदर आती है आपकी मोर्स मेथड, वोलहार्ड्स मेथड, मॉडिफाइड वोलहार्ड और फैजान्स मेथड। उसके बाद आता है एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर जो एक चीज़ देखने वाली है जो आपको मार्क करनी है वो है ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोहर्स मेथड, ये जो मेथड्स हैं जितने भी, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसे आप मार्क कर लें। अब इनके बारे में देखो डिटेल में तो मैं आपको वीडियोस के अंदर ही बताऊंगा, क्योंकि एनालिसिस के अंदर बहुत कम चीज़ें हैं जिनको आपको मैं डिफाइन कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं जो हम डिटेल में ही स्टडी करेंगे तभी आपको समझ में आएगा।
मोहर्स मेथड के अंदर जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होती है, मोहर के अंदर अगर मैं आपको बेसिक बताऊं तो ये एक डायरेक्ट टाइट्रेशन होती है हैलाइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में, और इस टाइट्रेशन के अंदर आपका पोटेशियम क्रोमेट एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं। और जहाँ पर हमारे को प्रेसिपिटेशन मिलती है लास्ट में, वो मिलती है आपको रेड प्रेसिपिटेशन सिल्वर क्रोमेट की। तो ये है मोहर्स मेथड, और हम इस मेथड को यूज़ क्यों करते हैं? क्लोराइड की डिटर्मिनेशन के लिए, क्लोराइड आयन को डिटरमाइन करने के लिए। वैसे ही वोलार्ड्स मेथड है, मॉडिफाइड वोलार्ड्स है, फिजांस मेथड है, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद आती है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की यहाँ पर हम बात करते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिससे हम, जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है, उससे हम डिटरमाइन करते हैं हमारा एंड पॉइंट क्या होता है। इसमें हम मेटल आयन इंडिकेटर्स की बात करेंगे, मास्किंग और डीमास्किंग रिएजेंट्स की बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट। हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, एस्टिमेशन करेंगे। ये काफ़ी डीप टॉपिक्स हैं, तो हम इन्हें डिटेल के अंदर ही स्टडी करने वाले हैं। वैसे ही आती है आपकी ग्रेविमेट्री। ग्रेविमेट्री के अंदर क्या है? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा आसान होगा। इसमें आपके लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो होंगे को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है ग्रेविमेट्री के अंदर से, और इसे अभी समझना होगा कि को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन होता क्या है। अब को प्रेसिपिटेशन क्या होता है? को प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि हम एक सब्सटेंस को प्रेसिपिटेशन करवाते हैं, और उसके प्रेसिपिटेशन की प्रेजेंस के अंदर जो पहला सब्सटेंस होता है उसकी प्रेजेंस में ही दूसरे सब्सटेंस की प्रेसिपिटेशन हो जाती है। इस मेथड को हम को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। वहीं पर पोस्ट प्रेसिपिटेशन होता है कि हम एक पहले सिंगल सब्सटेंस की प्रेसिपिटेशन करवाते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, मिक्सचर के अंदर। उसके बाद हम दूसरा सब्सटेंस डालते हैं, उसके बाद हम उसे हीट करते हैं सॉल्यूशन को, उससे जो प्रेसिपिटेशन होती है वो दोनों सब्सटेंस की होती है। तो इसके अंदर बड़ा मिनिमम डिफरेंस है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अपने यूनिट फोर्थ के ऊपर। यूनिट फोर्थ है रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन आप सबने पढ़ा होगा। रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप सबको पता है क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना। वहीं पर रिडक्शन क्या है? अब ये कंसेप्ट समझो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, या फिर कह सकते हो कि ऑक्सीजन का रिमूव होना, या कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, या कह सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट का रिड्यूस होना। ये रिडक्शन है। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन होती हैं। आयोडोमेट्री हो गई, आयोडोमेट्री हो गई, सेरीमेट्री हो गई, ब्रोमोमेट्री हो गई, डाइक्रोमेट्री हो गई। ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद पोटेशियम आयोडेट की टाइट्रेशन हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स एप्लीकेशंस की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताता हूँ तो आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री, ये दो टॉपिक्स काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं बच्चों के लिए, और इसके अंदर मैं आपको बेसिक डिफरेंस अभी बता देता हूँ कि इसके अंदर बेसिक डिफरेंस होता क्या है। अब इनके अंदर पहले देखो कि सिमिलैरिटी क्या है। डिफरेंस से पहले सिमिलैरिटी देख लेते हैं। दोनों के अंदर ही स्टार्च एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं, लेकिन आयोडीमेट्री के अंदर, जो ये वाली है आयोडीमेट्री, आयोडीमेट्री के अंदर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती है, जिसके अंदर हम टाइट्रेट करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, आयोडीन के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। इसके अंदर स्टार्च को हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। टाइट्रेंट जो होता है इसके अंदर वो आयोडीन सॉल्यूशन होता है। एनालाइट जो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसको हम टाइट्रेट करवाते हैं डायरेक्टली किसके साथ? स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। वहीं पर आयोडोमेट्री क्या है? आयोडीन डायरेक्टली रिएक्ट करवाते हैं, काफ़ी सब्सटेंस के साथ क्वांटिटेटिवली हम करवा सकते हैं, लेकिन आयोडोमेट्री हम यूज़ करते हैं डिटर्मिनेशन के लिए दोनों के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। दोनों ही रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो अमाउंट है उसको हम डिटरमाइन करने के लिए आयोडोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एनालाइट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि आयोडी के अंदर एनालाइट जो था वो रिड्यूसिंग था। आयोडोमेट्री के अंदर जो एनालाइट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये डिफरेंस है। और सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों के अंदर स्टार्च एज ए इंडिकेटर यूज़ होता है। वैसे ही ब्रोमेटोमेट्री है, डाइक्रोमेट्री है, टाइट्रेशन हो जाती है पोटेशियम आयोडेट के साथ। ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद आती है हमारी लास्ट यूनिट, यूनिट 5, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और पोलैरोग्राफी। अब इनके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बताता, अभी मैं आपको लेक्चर्स जब हम कंडक्ट करेंगे तब आपको मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट आता है वो कई बार, वैसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें से भी अगर मैं आपको बता सकता हूँ कौन सा मैं रिकमेंड करूँगा, वो पोलैरोग्राफी आता है। वैसे तीनों इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे नहीं कहता कि पोटेंशियो और कंडक्टो नहीं आता, लेकिन पोलैरो के अंदर से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। और इसके अंदर से भी जो हमारी ये इल्कोविक इक्वेशन आती है,
ये इंपॉर्टेंट है। रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पोलैरोग्राफी का बेसिक मतलब समझ जाओ कि पोलैरोग्राफी होती क्या है। मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ। तो पोलैरोग्राफी एक बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है जिसमें हम वही बात है कि एनालाइज करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं किसको, एक सब्सटेंस को जो कि एक सोल्यूशन के अंदर होता है, उसकी कंसंट्रेशन को हम एनालाइज करते हैं। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक के अंदर जो पोलैरोग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है, वर्किंग इलेक्ट्रोड जो होता है वो होता है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, और एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब एक सेल के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हमारा सब्सटेंस होता है, उसकी कंसंट्रेशन को हम पता लगाते हैं। हम एक करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जो जाता है, उससे मेजर करते हैं कि हम जो ग्राफ बनता है, एक पोटेंशियल प्लॉट बनता है, एक रिजल्टिंग करंट और पोटेंशियल प्लॉट को जो बीच का जो ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं पोलैरोग्राम। इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कंसंट्रेशन के बारे में। किसकी कंसंट्रेशन के बारे में? एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन के बारे में जो सॉल्यूशन के अंदर पड़ा था। तो ये टेक्निक होती है एनालिसिस के लिए, टेक्निक हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये थी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। यहाँ पर हमने यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 पाँचों यूनिट्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी लेक्चर से पहले, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अब अगर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँ इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है कि आपको पहले मार्क कर लेने चाहिए, वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें से जो आपको जो पढ़ना है ये है कि आपको अब लगेगा कि भैया ये तो बहुत सिंपल सी आपने टॉपिक बता दिया, लेकिन इस पे से क्वेश्चन बन जाते हैं, कम बनते हैं लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होती है बच्चों, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं कि वो इसे प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप इसे जरूर याद करें, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि आपको पता है मोलैरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है। इसके न्यूमेरिकल सोल्व कर लें। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ऑक्सैलिक एसिड है इसे आप देख लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप देख लें। वैसे तो पोटेशियम परमैंगनेट भी आप कर सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड भी हैं, लेकिन जो ये दो हैं इन्हें आप देख लें। एरर के बाद हम बात करते हैं एक्यूरेसी प्रिसीजन। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर इतना खास नहीं है, फार्माकोपिया इतना सही नहीं है। लिमिट टेस्ट को आप मार्क कर लें। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, इसमें आपके पास क्या आता है, थ्योरीज इन्वॉल्व इन टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक, ये जो है, और न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स। न्यूट्रलाइजेशन कर्व इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क कर लें। नॉन एक्वस के अंदर आपकी एसिडिमेट्री और एल्कीमेट्री जो आपकी टाइट्रेशन है, इसे आप मार्क कर लें। यूनिट 3 की अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको पहले 2 टॉपिक बता दिए हैं, ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप मार्क कर लें। यूनिट 4 में से मैंने आपको बताया आयोडोमेट्री। आयोडोमेट्री यहाँ पर है। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ब्रोमेटोमेट्री भी आप याद कर लें। और उसके बाद कंडक्टोमेट्री है, कंडक्टिविटी सेल आप याद करें। टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्री, टाइट्रेशन। पोटेंशियोमेट्री के अंदर से यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, कंस्ट्रक्शन हो गई और वर्किंग हो गई, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। पोलैरोग्राफी के अंदर से ये टॉपिक्स हैं। एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और डिफ़िकल्ट भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि डिफ़िकल्ट नहीं है। कंपैरेटिवली HAP के और जो आपका फार्मास्यूटिक्स 1 है उनके कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए उनसे आसान भी हो सकता है। अभी डिपेंड करता है कि आपकी इसके अंदर कंसेप्ट कितने अच्छे हैं आपके। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं हैं तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे बड़े ही ईजी लैंग्वेज के अंदर, और आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 हमने डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के B फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।